हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में। मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में ही सूचना दी गई थी कि 10 जनवरी से मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है और आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों को क्लास शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं कि आप किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए आप जो है किस तरीके से खुद को उसके लिए जो है आप अपने आप को सक्षम बनाते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को उस योग्य स्थापित करने में सफल हो पाते हैं, उसके ही संदर्भ में मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप कृपया ध्यान से सुनें और उसे अपने आत्मसात करने का प्रयास करें कि किसी भी लक्ष्य को या किसी भी टारगेट को अचीव करने का जो मेन मोटिव होता है वो सर्वप्रथम आपका दृढ़ संकल्पित और दृढ़ इच्छा शक्ति ही उस चीज को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। जैसा कि आप सबसे ऊपर में ही देख पा रहे हैं कि किसी भी लक्ष्य या किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ें होती है वो आत्मविश्वास होती है कि आप में सर्वप्रथम जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बेहद ज़रूरी है। और सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा योगदान है आत्मविश्वास का, क्योंकि और सारे जो कॉम्पिटिटिव है जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे है, इन सब चीज़ों में उतनी आत्मविश्वास की ज़रूरत नहीं जितनी सिविल सर्विसेज में, क्योंकि ये एक मैराथन का दौड़ है। आपको मीलों तय करनी है दूरी और इसके लिए आपको मेंटल रूप से पूरी तरह से सक्षम होना बेहद ज़रूरी है। आप इस रूप में इसे देखें कि आत्मविश्वास के साथ सही दिशा बेहद ज़रूरी हो जाती है कि आत्मविश्वास है, उसके बाद यदि सही दिशा नहीं है, आपको करना क्या है, तो फिर वहाँ पे बात बिगड़ जाती है। तो आपको सही दिशा का भी चुनाव बेहद ज़रूरी है। यदि मान के हम चलें कि यदि दीवार में हम धक्का देना प्रयास करें तो वर्क डन आपको पता है कि वर्क पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यदि हम बल लगाएं भी और डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो फिर वो बातें उसमें फिर वर्क की कोई बात ही नहीं रही। इसलिए डिस्प्लेसमेंट होना बेहद ज़रूरी है और उसका सही दिशा बेहद ज़रूरी है। सही दिशा का निर्धारण करने के बाद ही आप कठिन परिश्रम कर सकते हैं। उसके बाद जो है अंत में आपका सफलता निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत बार ऐसे होती हैं, ऐसा हो जाता है कि बहुत कम प्रयास में ही सफल हो गए कोई, लेकिन सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं है। किसी का आप देखते हैं कि 21 साल में ही सिलेक्शन हो गया, 22 साल में ही सिलेक्शन हो गया सिविल, लेकिन आप उसके पीछे का देखिए, उसका मेंटल प्रिपरेशन बहुत दिन से रहा है। यदि वो 21 साल 22 साल में सिलेक्शन उसका हुआ तो वो उस चीज़ को 11-12 से ही टारगेट कर लिए थे। लेकिन आप बहुत सारी, ये अधिकांश बातें ऐसा नहीं होती, वो रेयर केस होती है। तो इसमें जो है आपको समय धैर्यपूर्वक लगेगा, क्योंकि आप एक सम्राट बनेंगे, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप एक संवैधानिक पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। इसका एक अपना गरिमा है, इसलिए इसमें मेहनत लगेगा, इसमें समय लगेगा, इसलिए इससे विचलित नहीं होना है। हम जो है आते हैं सिलेबस की तरफ। हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास को जो है कंटिन्यू रखेंगे और ये हम अपेक्षा करेंगे आप सभी से कि आप हमें प्यार और स्नेह दें, जिसके वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त हो और हम क्लास को कंटिन्यू रख पाने में सक्षम हो। तो आइए सिलेबस को थोड़ा सा देख लें। आप लोगों को सिलेबस पता ही है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उसके लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। इतिहास में जो आपको पढ़ना है वो प्राचीन भारत से पढ़ना है, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़नी है, उसके बाद भूगोल में विश्व का भूगोल, फिर भारत का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़नी है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और फिर करंट सेक्शन जो बहुत बड़ा रोल अदा करती है हर एक एग्ज़ाम में। ये आपको संडे टू संडे जो है हम क्लास ले करके इस सेक्शन को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जहाँ से आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, ऐसा हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे।
तो ये तो बातें सिलेबस की हो गई। तो अब हम आते हैं कि सिलेबस को पूरा करने के लिए जो उसके मटेरियल किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का बुक का चुनाव होना चाहिए, उसकी हम बात कर लें। तो सर्वप्रथम सभी लुसेंट की बात करते हैं, तो आप एक लुसेंट रखें, फिर क्रॉन रखें, फिर जो है आप स्पीडी की बुक जो आती है रेलवे वाली वो रखें, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। तो ये यदि तीनों बुक्स आप कर लेते हैं तो लगभग 70% आपका काम बन जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा की यदि बात करें तो इम्तियाज़ अहमद की आप जो है बिहार का बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। उसके बाद भी बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स होती है, जैसे विवास पनोरमा का हो गया, वो मतलब कर सकते हैं। और करंट सेक्शन आपका हम संडे कर करके उसको ख़त्म कर दें, और ये करंट सेक्शन हम प्रतियोगिता दर्पण से ही प्रयास करेंगे उसको कंप्लीट करने का। तो ये तो बातें हो गई सिलेबस की। हम आते हैं, बात करते हैं कि इतिहास के बारे में जो हम कल से स्टार्ट करेंगे क्लास, जो मेन टॉपिक होगा वो कल से प्रारंभ करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके का आपका रोड मैप होना चाहिए हम सफलता प्राप्त करने का, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानें कि इतिहास क्या है। इतिहास मुख्यतः हम 3 पार्ट में इसको बांट सकते हैं। 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक हो गया कि प्री स्टोरी जिसको बोलते हैं। इसमें जो है कि ना ही लिखित साक्ष्य है और ना ही इसको पढ़ा गया है। लिखा यदि नहीं गया कोई भी चीज़ तो पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहास काल बोलते हैं, प्रागैतिहासिक पीरियड बोलते हैं। और आदि इतिहास ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं प्री में, इसलिए ये आदि इतिहास जो है उस इतिहास को कहा जाता है जहाँ की लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो उस तरीके का जो है कि काल को हम क्या बोलेंगे, आदि इतिहास का पीरियड बोलेंगे, आदि इतिहास का काल बोलेंगे, उसको प्रोटो हिस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं। ये बात याद रखें, आदि इतिहास भी याद रखना है और प्रोटो हिस्ट्री भी याद, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो ये कि सिंधु सभ्यता को किस इतिहास के अंतर्गत या किस काल के अंतर्गत रखते हैं, तो वहाँ से प्रश्न बन जाता है। इसे आदि इतिहास कहते हैं और इसे कांस्य युग के श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। अब हम इतिहास की बात करें तो इसमें जो है लिखित साक्ष्य और इसको पढ़ा भी गया है, इसलिए इसे इतिहास कहते हैं। और इसका सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो वेद है। वेद है जिसे महर्षि वेदव्यास जी लिखे हैं, और यही जो है आपको पूरा का पूरा इस पाठ को ही पढ़ना है, इतिहास को, जो आपका कल से हम प्रयास करेंगे कि कल से शुरू हो। तो आप इन बातों को देखें और समझे ही होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इन सारे टॉपिक को बहुत कम वीडियो में कोशिश करेंगे कि ख़त्म करने का, और आप लोगों को बेहतर एक डायग्राम के रूप में जो है प्रोजेक्शन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप एक विजुअलाइजेशन के तहत एग्ज़ाम में जाएं और वहाँ पे आप जो है कि क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में एक जो है चित्र के रूप में इमेजिनेशन हो और आप जो है क्वेश्चन सही करके आएँ। क्योंकि वर्ड जो है एस्केप करता है, क्योंकि आप किताब को पढ़ते हैं अंडरलाइन कर करके पूरा, फिर भी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे प्रागैतिहासिक है तो वो लिखित साक्ष्य नहीं, इसको हम क्रॉस किए हुए हैं, पढ़ा भी नहीं गया, ये भी क्रॉस है। अब जैसे मान लेते हैं आदि इतिहास है, ये लिखित है तो ये मतलब टिक किया हुआ है, तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि इस तरीके का 2 हम पेयर बना दिए हैं, लिखित और पढ़ा गया है। यानी आदि इतिहास उसको कहें जो लिखित है तो ये सही है, ठीक। उसके बाद पढ़ा गया है ये क्रॉस है, मतलब नहीं पढ़ा गया, ये आदि इतिहास हो गया। उसके बाद इतिहास में लिखित और पढ़ा गया दोनों सही है। तो इस तरीके का हम देखेंगे आगे क्लास में कि इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक डायग्राम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेमोरी में लंबे पीरियड तक रहे,
क्योंकि जीएस सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आप पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट उतनी है नहीं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कॉन्सेप्ट होती है उस तरीके का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि हम ज्योग्राफी की बात कर लें और इकोनॉमिक्स की बात करें, इन दोनों को यदि हटा दें तो इसमें आप क्या जो हिस्ट्री में हो गया, फिर आपका राज्य व्यवस्था हो गया, या फिर भूगोल का ही यदि देख लेते हैं इकोनॉमिक पार्ट, मतलब अर्थ ज्योग्राफी की बात कर लें, तो इन सब मतलब पूरी तरह मेमोरी बेस्ड कह सकते हैं। लेकिन ये हम कोशिश करेंगे कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और उसे मेमोरी में लंबे समय तक के लिए इसे हम सेव करके रख सकें और हम एग्ज़ाम को जो है ईजिली वे में क्वालिफाई कर सकें और हम जो है सफलता को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।